साथियों, नेटवर्क के समस्या के नाते हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं बात पूरा करना चाहूँगा। एक बार फिर से मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं धीरेन्द्र प्रताप, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। पूर्वांचल सेना हमारी रचनात्मक युवाओं का संगठन है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य भक्तों को समझ में नहीं आता है, वो अलग देश समझ लेते हैं। हम देश में ही एक नया राज्य बुद्धालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसमें 27 जिले हैं। और ये हमारी मांग नहीं है, संवैधानिक मांग है। वर्ष 2011 में बहन जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर दिया था और उसमें से ये जो राज्य है ये बुद्धालैंड के नाम से बने, ऐसी हमारी मांग है। तो आज का जो हम लाइव हुए हैं वो कल जो हम भारत बंद होने जा रहा है, पूरे देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जागरूक सामाजिक संगठन, अम्बेडकरवादी, समाजवादी, ये सब लोग भारत बंद कर रहे हैं 5 तारीख को। उसको हम पूर्वांचल सेना के लोग समर्थन दे रहे हैं। हम ऐलान करते हैं कि हमारे 27 जिलों के जो संगठन के लोग हैं वो सभी लोग भारत बंद को सफल बनाएं। लेकिन उससे पहले हम चाहते थे कि हम अपने जो भी हमारे लोग हैं उनको भारत बंद के जुड़े मुद्दों से अवगत कराया जाए। तो भारत बंदी का जो सबसे पहला मुद्दा है वो पहला मुद्दा है कि पुलवामा अटैक हुआ है, हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं। उसके बाद हमारे देश में जो पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने इन शहीदों की शहादत को लेकर के खूब जम के वोट बटोरने के लिए कैंपेनिंग की है। इतना पैसा होर्डिंग और पोस्टरों पर खर्चा किया है, प्रचार में खर्चा किया है कि अगर वो पैसा अगर सैनिकों के परिवारों को दे दिया जाता तो हर परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मिल जाता। लेकिन उन्होंने अपने चुनावी फायदे के लिए ये खर्च किया। तो उनसे जो सेना के जवान हमारे मारे जा रहे हैं लगातार, देश की रक्षा में अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं उनको शहीद का दर्जा मिले। कागजों में उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। ये केवल मंच पर शहीद कहते हैं, लेकिन पेपर में उनको, कागज में ऑन पेपर उनको शहीद का दर्जा नहीं है। तो 5 मार्च को जो भारत बंद है उसमें पहला मांगना है कि शहीदों को जो मारे जा रहे हैं उनको शहीद का दर्जा कागज में, पेपर में भी, दस्तावेजों में भी दिया जाए। दूसरा, उनके परिवारों के एक सदस्य को, उनकी पत्नी को A या B श्रेणी की नौकरी दी जाए। कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, कम से कम। इस पुलवामा अटैक से जुड़े हुआ एक और मांग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 8 दिन पहले हमले की खबर देश को दे दिया था, जिम्मेदारों को दे दिया था कि 8 दिन पहले कि हमला हो सकता है। उसके बाद हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने एयरलिफ्ट की मांग की थी कि हमको प्लेन से गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए, लेकिन उस मांग को हमारे गृह मंत्रालय ने ठुकरा दिया। अब सोचिए, इतनी बड़ी चूक होती है, 8 दिन पहले सूचना मिलती है और फिर प्लेन से ले जाने आने की मांग होती है, लेकिन उसके बाद जबरिया हमारे सैनिकों को सड़क मार्ग से भेजा जाता है कि आतंकियों को मौका मिले, और आतंकियों को मालूम होता है कि हमको कहाँ पर हमला करना है। तो इसके बाद हमारे गृह मंत्रालय ने न तो कोई माफ़ी मांगी, न तो कोई इस पर खेद जताया, बल्कि उल्टे प्रचार में लग गए, शहादत के नाम पर वोट बटोरने में लग गए लोग। तो इसकी पुलवामा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सत्तारूढ़ पार्टी पुलवामा अटैक, शहीदों की मौत को अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग कर रही है, हमको नहीं लगता है कि इसको किसी आतंकी ने मरवाया है। केवल आतंकियों के अकेले सहयोग से ये इतना बड़ा हमला हुआ है। तो पुलवामा अटैक की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा मामला है भारत बंद को लेकर के, वो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला है। साथियों, 13 पॉइंट रोस्टर वो मामला है जिसके द्वारा, रोस्टर वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे विश्वविद्यालयों में आरक्षण का अनुपालन होता है। अब 200 पॉइंट रोस्टर था, इसके पहले 200 पॉइंट रोस्टर था, और 200 पॉइंट रोस्टर में जो नियुक्तियां हुई हैं उसका आरटीआई से जानकारी मांगा गया है। हमारे देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 1125 प्रोफेसरों में हमारे आरक्षण की स्थिति आप देखिए। एससी 39 यानी 39, एसटी 8 यानी 8, ओबीसी 0, 52% आबादी वाला अदर बैकवर्ड कास्ट इस देश का। देश के जो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें 1125 प्रोफेसरों के पद हैं, उसमें उनकी संख्या 0 है, 0 है। 52% आबादी को सोचना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है? हमारे प्रोफेसर कितने हैं? मंत्रालय में हमारे मंत्री कितने हैं? जुडिशरी में हमारे जज कितने हैं? तो उनकी संख्या 0 है। और जनरल जो सवर्ण तबका है जो केवल 15% है, जिसमें
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहे जाते हैं, उसमें क्षत्रिय और वैश्यों का तो मुझे नहीं पता है कितना होगा, लेकिन अब ध्यान लीजिए जनरल के पास 1071 पद है, यानी 1071 का मतलब 95.2%, यानी कि जो केंद्र में जो नौकरियां हैं उसमें 95% तक उनका भागीदारी है, जिनकी आबादी मात्र 5% है, बाकी 85% 4% 3% में अटका हुआ है। तो ये जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो SC ST OBC है इसका प्रतिनिधित्व शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का मतलब ये SC ST OBC का नुकसान नहीं होगा, ये पूरे देश का नुकसान होगा, क्योंकि जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी उच्च शिक्षा से विहीन हो जाएगी तो जो असंतोष उपजेगा वो असंतोष हमारे देश में गृह युद्ध छेड़ सकता है, देश को पुनः बंटवारे के कगार पर खड़ा कर सकता है, और ये मनुवादी सरकारें यही चाहती हैं। तो 13 पॉइंट रोस्टर वापस करके 200 पॉइंट रोस्टर लाने की मांग को लेकर के हमारा 5 मार्च का भारत बंद है। तीसरा जो हमारा प्रमुख मामला है, ये हमारे देश के 10 लाख आदिवासी परिवारों को जंगल छोड़ने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। हालांकि अभी उस पर रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन रोक लगाया उसको निरस्त नहीं किया है उस आदेश को। तो ये आदिवासी हैं कौन? सोचिए, पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के युद्ध छिड़ा हुआ है, और पूरे दुनिया के जंगल बचाने वाले लोगों का, जो जंगलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, उनके लिए योजनाएं चला जा रही हैं। लेकिन हमारे देश में जंगलों को बचाने वालों को नक्सली घोषित करके मारा जा रहा है, जंगलों को कटवाया जा रहा है। उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए और थोड़ा सा लाभ लेने के लिए हमारे राजनेता, हमारे देश के नेता उद्योगपतियों के हाथों इन जंगलों का सौदा करना चाहते हैं, और उसमें हमारे देश की कारपोरेट मीडिया भी शामिल है, हमारे देश की मनुवादी न्यायपालिका भी शामिल है। तो आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने का जो मामला है उसको तत्काल निरस्त किया जाए। हमारे आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए, जंगलों में रहने का उनको एक विशेषाधिकार प्राप्त है। ये जो आदेश है ये संविधान का उल्लंघन भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के आदिवासियों को जो जंगल से बेदखली का मामला है उसको निरस्त किया जाए। इसको भी लेकर के 5 मार्च को बंदी है। और जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांग है, जिसके कारण ये बीजेपी इतनी निरंकुशता कर पा रही है, ये जो देश में जितना भी हमारा हो रहा है, आज हमारे देश में 42 लाख करोड़ का बकाया हो गया है। मोदी सरकार कहती है कि हम कांग्रेस से बेहतर हैं। हाँ, इस मामले में आप बहुत बेहतर हैं। कांग्रेस ने 70 साल राज करके 54,90,763 करोड़ रुपए का बकाया देश पर लगाया था। 54,90,763 करोड़ का बकाया जून 2014 तक देश पर था, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार बनी है तो ये 54,90,763 करोड़ का बकाया बढ़ करके 82,03,253 करोड़ का हो गया है। ये सितंबर 2018 में मांगी गई एक RTI की सूचना के द्वारा आया है। यानी कि जितना कर्जा कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले 70 सालों में देश पर लादा था, उसका जस्ट डबल कर्जा मोदी सरकार केवल 5 साल में, पौने 5 साल में ला दिए हैं। अभी 2019 का आंकड़ा नहीं आया है, तो आप इस समझ सकते हैं ये हमारे देश पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है। और गृह मंत्रालय की RTI से जानकारी मिला है कि जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं सीमा पर, उनकी संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है उसका निजीकरण इतना तेजी से किया गया है कि SC ST OBC या कह लीजिए आम आदमी जो गरीब कहलाता है, वो हमारे देश में न तो MBBS कर सकता है, न तो इंजीनियरिंग कर सकता है, वो केवल MA और BA करके पेंट पॉलिश ठेला चलाने का काम कर सकता है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे मामले बकवास साबित हुए हैं। हमारे देश में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है, हमारे देश में बुलेट ट्रेन लाई गई कर्जा लेकर के, और वो बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। और मुंबई से अहमदाबाद के बीच बिजनेसमैन लोग चलते हैं, जिनके पास पहले से ही पैसा है कि वो प्लेन से उड़ करके जा सके, उनके लिए बुलेट ट्रेन लाई जा रही है। बुलेट ट्रेन का जो किराया होगा उसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। यानी जो बुलेट ट्रेन का मामला है ये देश के आम जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश में जनरल ट्रेनों की ज़रूरत है। ये जितनी भी धांधलियाँ हैं, चाहे वो रोहित वेमुला जिसकी हत्या का मामला हो, चाहे वो
हमारे देश में SC ST OBC के प्रतिनिधित्व को ख़त्म करने का मामला हो, चाहे वो हमारे देश के आदिवासियों को बेघर करने का मामला हो, चाहे वो हमारे देश में किसानों पर लगातार हो रहे जुल्म का मामला हो, चाहे वो हमारे देश में करप्शन का मामला हो, इन सारे मामलों पर ये सरकार बड़ी निरंकुशता से बेखौफ होकर के काम कर पा रही है। उसके पीछे जो कारण है वो हमारा अंतिम मुद्दा है जिस पर हम भारत बंद करना चाहते हैं, और उसको कहते हैं EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में सबसे पहले BJP के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी जो वेटिंग में चल रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले EVM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ही 8 अक्टूबर 2013 को एक जजमेंट दिया था। और उस जजमेंट को आप भी पढ़ सकते हैं। उस जजमेंट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते हैं, यानी कि स्वच्छ, पारदर्शी, मुक्त, निष्पक्ष चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं हो सकते हैं। उसके बाद EVM को लेकर के, EVM से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें हजारों धांधलियां पकड़ में आई, हजारों EVM से घोटाले सामने आए। जिस लोकसभा से नरेंद्र मोदी जी चुन करके गए हैं, उसी लोकसभा में जितने वोट हैं उनसे 2 लाख ज़्यादा वोट EVM ने डाल दिए। वो कहाँ से गिने आप समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसको ईजाद करने वाले जितने देश हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपने यहाँ देश में प्रतिबंधित कर रखा है। वो अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, और यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो हमारे देश में इस निरंकुश सरकार को पैदा की है। यानी 2014 में जो ये सरकार आई है, ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हटा तो फिर से ये 2014 में आ जाएंगे, या वो सरकार आएगी जिसको ये चाहेंगे। तो हमारी मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तत्काल ख़त्म करके देश में जो हमारे वोट का अधिकार है, देश में हमारे जो मतदान का अधिकार है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको बचाया जाए। इन मांगों के साथ, इन सभी मांगों के साथ हम 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान करते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवार के हर व्यक्ति को, उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को A या B श्रेणी की नौकरी मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले, पुलवामा अटैक की उच्च स्तरीय जांच हो और उसमें विदेशी एजेंसियों का भी हाथ हो। दूसरा मामला है 13 पॉइंट रोस्टर को तत्काल ख़त्म किया जाए, और उसके बदले में जो पहले से चल रहा था 200 पॉइंट रोस्टर वो ले आया जाए। हाँ, एक बात इसमें और मैं जोड़ना भूल गया, हमारी जो गठबंधन की सरकार, गठबंधन के जो लोग हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं गठबंधन को लेकर के, उनका कहना है कि 13 पॉइंट रोस्टर हम ख़त्म कर देंगे जब हम सत्ता में आएंगे। 13 पॉइंट रोस्टर जो आज लागू करके भर्तियां की जा रही हैं, वो जो भर्तियां अगर 2 महीने तक नहीं रुकी तो 2 महीनों में जो भर्तियां हो जाएंगी, उसके बाद देश में 40 सालों तक कोई भर्ती नहीं आ पाएगी। यानी कि अगर आप सरकार बना भी लेते हैं 2.5 महीने बाद और उसके बाद 200 पॉइंट रोस्टर ला भी देते हैं, तो देश में जब भर्तियां ही नहीं रहेंगी तो रोस्टर ला करके आप क्या करेंगे। तो अगर लड़ना है तो अभी लड़िए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला है, आदिवासियों को ज़मीनों से बेदखल करने के खिलाफ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ, इन सब के खिलाफ हमारा 5 मार्च का भारत बंद है। मैं अपने देश के सभी लोगों से, SC ST OBC, माइनॉरिटी, सवर्ण, बैकवर्ड, सबसे मैं कहना चाहूँगा, देश की बेहतरी के लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए, देश को कट्टरता से बचाने के लिए, देश को युद्ध से बचाने के लिए, देश की तरक्की के लिए आप सभी लोग 5 मार्च को भारत बंद में शामिल होइए। भारत बंद कर रहे सभी लोगों से ये भी आग्रह है कि वो अपने संयम और शांति का परिचय दे करके भारत बंदी में लोगों से सहयोग की अपील करें। कोई भी हिंसा और आगजनी या फिर तोड़फोड़ करने का कोई प्रयास न करें, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि हम ऐसा करें। वो उकसा भी रही है और ऐसा करने पर तुरंत वो हमें जेल में डाल दें या हम पर दमन की कार्रवाई कर सकें, हम पर गोली चला सकें। तो इससे हमको बचना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद कराइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी को जय भीम, धन्यवाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।